नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास के नए सिलेबस के अनुसार दूसरा वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो भारत का प्रथम शक्तिशाली संपूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित करने वाला राज्य हुआ और पहला राष्ट्रीय सम्राट बनने का जो नाम है वो किसके हिस्से में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। और मौर्य साम्राज्य में उसके बाद का शक्तिशाली शासक है अशोक। तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में अशोक। तो इन दोनों के बीच जो है बिंदुसार, वो इन दोनों की बीच की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। तो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं मौर्य शासक अशोक, जिसका समय है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं जैन धर्म की अनुश्रुतियाँ क्या कहती है। उनके अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक ने मगध का साम्राज्य प्राप्त किया था। ठीक है, हम ये जानते हैं बिंदुसार के पश्चात शासक अशोक बना, लेकिन जैन अनुश्रुतियाँ ये कहती हैं कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक है उसने मगध के साम्राज्य को प्राप्त किया था। नेक्स्ट हम अशोक के नाम के बारे में बात करें। देखिए, सम्राट अशोक को अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग नाम से पहचाना गया है। देवानाम प्रिय या देवानाम प्रिय दसी, इस प्रकार के नामों से या इस उपाधि से इसको जगह जगह संकेत किया गया है। कहीं कहीं इसे बुद्धशाक्य भी कहा गया है तो कहीं कहीं मगध राजा भी कहा गया है। लेकिन अशोक का मूल नाम अशोक ये कहाँ से मिलता है? तो ये ध्यान रखें, मस्की और गुर्जरा। देखिए, ये जो नाम है गुर्जरा, कहीं कहीं आपको गुर्जरा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये दक्षिणी भारत के अभिलेख हैं जिनमें मस्की और गुर्जरा या गुर्जरा, इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही दिया गया है। ध्यान रखें, कई बार प्रश्न पूछा जाता है किन अभिलेखों के अंदर अशोक को उसके मूल नाम से संकेत किया गया है, तो वो है मस्की और गुर्जरा दक्षिणी भारत के। अन्यथा उसे देवानाम प्रिय दसी, बुद्धशाक्य, मगध राजा आदि के नाम से उसे दर्शाया गया है। विवाह, जहाँ तक हम सम्राट अशोक के विवाह की बात करें तो पता चलता है विदिशा की राजकुमारी। देखिए, आपकी 10वीं क्लास की किताबें हैं वो राजकुमारी बता रही है, जबकि आगे का इतिहास ये बताता है को विदिशा के एक श्रेष्ठ यानी बड़े व्यापारी की पुत्री बताई जाती है। ठीक है, जैसा भी है विदिशा की महादेवी से उसका विवाह होता है और इस विवाह से उसके 2 संतान होती है, जिसमें पुत्री का नाम संघमित्रा और पुत्र का नाम महेंद्र होता है। ठीक है, अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेखों के अंदर उसकी एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख किया गया। देखिए, उस समय के अंदर कई पत्नियां रखने का रिवाज था, तो अभिलेखों की बात करें तो अभिलेखों के अंदर केवल अशोक की एक ही पत्नी कारुवाकी का नाम ही सामने आता है। ठीक है, अब विजय की बात करें। अशोक ने राज्य अभिषेक के 7वें वर्ष बाद, ठीक है, जब उसका राज्य अभिषेक हो चुका था उसके 7वें वर्ष बाद उसने कश्मीर और खोतान इन क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और उसके अभिलेखों से हमें ये पता चलता है कि तमिल क्षेत्र के अलावा संपूर्ण भारत और अफगानिस्तान तक का क्षेत्र उसके साम्राज्य में शामिल था। कुल मिला के उसका साम्राज्य बड़ा विशाल था। ठीक है, कलिंग विजय। देखिए, अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद या यूँ कहें 90वें वर्ष में, अपने राज्य अभिषेक के बाद 8वें वर्ष बाद 90वें वर्ष में 261
ईसा पूर्व के अंदर सम्राट अशोक ने कहाँ आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीता। देखिए, कलिंग पर आक्रमण किया, इसका जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उस समय कलिंग का शासक नंदराज था और कलिंग का ये जो युद्ध है वो बड़ा ही विभत्स नज़ारा देने वाला था। इस युद्ध के अंदर भयंकर नरसंहार हुआ, लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख के करीब लोग इसमें घायल हुए थे। तो ये भारतीय इतिहास के अंदर कलिंग का युद्ध अपने आप में अलग ही महत्व रखता है। तो 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लगभग लोग उसमें घायल हुए। इस भयंकर नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय विचलित हो गया और उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। यानी कलिंग के नरसंहार के विभत्स दृश्य को देखकर अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। उसने कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली को बनाया था। तो अब इन्होंने जब शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी तो बौद्ध धर्म में वो दीक्षित कैसे हुआ? ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बिल्कुल बदल चुके थे, लेकिन वो श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त, देखिए कहीं कहीं एक का नाम आता है। श्रमण निग्रोध के कहने पर या उपगुप्त के कहने पर वो बौद्ध धर्म की ओर अग्रसित हो गए, लेकिन आपकी किताबों के अंदर दोनों नाम साथ ही दे रखे हैं, ठीक है। यानी श्रमण निग्रोध और उपगुप्त ने उनको बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया, जिसके साथ आकर उन्होंने क्या किया? भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का नारा दिया या धम्म घोष को अपना लिया। भेरी घोष क्या होता है? यानी जब युद्ध होता है तो उससे पहले जो बजाया जाता है, भेरी की जाती है, उसे युद्ध का शंखनाद कहा जाता है। तो उसको हटाकर उसने धम्म घोष का सहारा लिया। किसके कहने पर? श्रमण निग्रोध और उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित हुआ। कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी की बात करें तो उसे पता चलता है कि अशोक पहले शिव का उपासक था, लेकिन अपने गुरु मोगली पुत्र तिस्से के संपर्क में आकर वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर अग्रसित होता चला गया और अंत में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये हमें किससे पता चलता है? कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी से पता चलता है। गुहा, देखिए अशोक है वो शिव का उपासक था, बाद में वो बौद्ध धर्म की ओर दीक्षित हो गया, लेकिन वो एक बहुत ही सहिष्णु शासक था। इसका पता यूँ भी चलता है कि उसने आजीविकों के लिए बाराबर की पहाड़ियों में 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बाराबर की पहाड़ियों में अशोक ने किस संप्रदाय के लिए झोंपड़ियों का निर्माण या गुहा का निर्माण करवाया था? तो आजीविक संप्रदाय के लिए करवाया था। वो 4 गुहाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, सुदामा गुफा, ठीक है, चापड़ या चापर गुफा, विश्व झोंपड़ी और कर्ण। यानी बराबर की इन पहाड़ियों में 4 गुहाओं का नाम आता है। सुदामा गुफा, चापड़ या चापर गुफा। देखिए ये कई नाम हैं, वो अलग अलग है, थोड़े मिलते से मिलेंगे आपको। विश्व झोंपड़ी और कर्ण गुहा, इन गुहाओं को उन्होंने बनाया और आजीविक संप्रदाय को दिया था। यात्राएं, देखिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्रों की यात्राएं की थी। उन यात्राओं में वो 10वें वर्ष बोध गया था। 10वें वर्ष यानी अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया वो स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी वन या कपिलवस्तु की यात्रा की, वो स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, इस प्रकार ये स्थान है वो तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अभिलेख, देखिए एक अभिलेख आता है रोमिंदई अभिलेख। रोमिंदई अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो कर से संबंधित है। ध्यान रखें, अशोक के अन्य अभिलेख कर से संबंधित नहीं है। ठीक है, जबकि रोमिंदई अभिलेख कर से संबंधित है, जहां वो अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि भूमि कर है वो 1/6 से घटाकर 1/8
8 कर दिया जाए। तो इसका विषय क्या हो गया? आर्थिक विषय हो गया। इसके अलावा उसके अभिलेखों से पता चलता है, वो घोषणा करता है कि चेर, चोल, पांडे, केरल पर्णी आदि सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य है। यानी अशोक के अभिलेखों से हमें ये भी तथ्य पता चलता है कि उसके समय कौन कौन से सीमावर्ती राज्य स्वतंत्र थे। चेर, चोल, पांडे, केरल या केरल पुत्र, ये राज्यों का उल्लेख वो स्वतंत्र राज्य के रूप में करता है। ठीक है। राज्य अभिषेक के संबंधित जो लघु शिलालेख है उसके अंदर वो अपने आप को बुद्ध शाक्य कहता है। ठीक है। यानी किस अभिलेख में? राज्य अभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अशोक का धम्म। देखिए यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में साबित हो सकता है। ठीक है। यानी अशोक का धम्म क्या था? साधारण रूप में हम देखें तो धम्म में वो सब बातें समाई हो जाती है जो आज हमारे नैतिक जीवन के लिए जरूरी है या समाज को जिन नियमों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धम्म क्या है। इस बिंदु पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। धम्म क्या है? देखिए अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का सहारा लिया या जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया वही आदर्श धम्म कहलाते हैं। ठीक है। मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए अशोक ने जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया वो धम्म कहलाते हैं। धम्म किन्हें कहा गया है? तो ये ध्यान रखें। देखिए अशोक की धम्म की जो परिभाषा है वो अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है। अशोक के धम्म की परिभाषा हमें कहाँ से मिलेगी? दूसरे और 7वें स्तंभ लेख से मिलती है। उसमें धम्म में क्या कहा गया है? देखो धम्म में वो चीज़ें शामिल है जो आज समाज में आवश्यक है, जैसे पाप क्रम से निवृत्ति। यानी धम्म में क्या है? पाप क्रम से निवृत्ति। ठीक है। विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि, ये सब धम्म है। क्या क्या धम्म है? यानी पाप क्रम से निवृत्ति हो, विश्व कल्याण हो, दान, दया, सत्य और कर्म शुद्धि ही धम्म है। यानी आज इनकी महती आवश्यकता है। अगर हम साधारण शब्दों में ले तो साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, व्यवहार में मृदुता रखना, पाप रहित होना, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रेरित होना, प्राणियों का वध न करना, अपने माता पिता, अपने से बड़े लोगों का आदर करना, अपने गुरु का सम्मान करना या श्रमणों के प्रति दानशीलता रखना, परिचितों, संबंधों या संबंधियों, ब्राह्मणों सबके प्रति एक व्यवस्थित व्यवहार और दानशील व्यवहार रखें, उचित व्यवहार करें। ये सब क्या है? अशोक के द्वारा प्रतिपादित धम्म की मुख्य बातें हैं। यूँ कहें कि इन्हीं सब चीज़ों की आज समाज को आवश्यकता है। धम्म के अंदर ही अशोक अपने तीसरे अभिलेख के अंदर अल्प संग्रह और अल्प व्यय करने की बात भी कहता है। अल्प संग्रह यानी अधिक, आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो और आवश्यकता से अधिक व्यय भी मत करो। इसी प्रकार अशोक अपने भाब्रू शिलालेख के अंदर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, ठीक है, धम्म और संघ में आस्था प्रकट करता है। किनमें? बुद्ध, धम्म, संघ में आस्था प्रकट करता है। बहिष्कार, देखिए अशोक ने केवल प्रजा के नैतिक कल्याण की बात कही है, वहीं कुछ लोगों के लिए जो इसके काम में बीच में टांग अड़ाने वाले थे या यूँ कहें उसकी बातों से अलग चलने वाले थे, उनके लिए उन्होंने एक प्रकार के दंड का भी प्रावधान किया जो बहिष्कार के रूप में किया। यानी सांची जो कि रायसेन मध्य प्रदेश का स्तंभ लेख है और सारनाथ का स्तंभ लेख जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इन लघु स्तंभ लेख के अंदर कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को उसने आदेश दिया है कि बौद्ध संघ में जो फूट डालने वाले साधु साध्वी हैं
उन साधु साध्वियों को, श्रमणों को बौद्ध संघ से निकाल दिया जाए, उनका बौद्ध संघ से बहिष्कार कर दिया जाए और उनको ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जो श्रमणों को रहने के लिए, साधु सन्यासियों के रहने के लिए योग्य न हो। इस प्रकार वो बहिष्कार के द्वारा एक प्रकार का दंड प्रावधान भी करता है और उसके प्रथम शिलालेख के अंदर ये उल्लेख किया गया है कि पशुओं का वध न किया जाए। ये भी अशोक के प्रथम शिलालेख से पता चलता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है धम्म यात्रा। देखिए हम ऐसे बिंदु बनाकर एक एक बात करेंगे तो हमें इसको याद करने में आसानी रहेगी। धम्म यात्रा, देखिए अशोक के समय से धम्म यात्राओं की शुरुआत होती है, जबकि अशोक से पहले विहार यात्राएं की जाती थी। विहार यात्राओं के अंदर शिकार किया जाता था, लेकिन अशोक ने विहार यात्राओं का आयोजन बंद करवा दिया, उनके स्थान पर धम्म यात्राएं शुरू करवाई। और धम्म यात्राओं में क्या किया जाता था, ब्राह्मणों को, श्रमणों को, वृद्धों को, जिनको आवश्यकता थी उन लोगों को स्वर्ण दान किया जाता था, तो सोने का दान दिया जाता था। ये यात्राएं क्या थी, धम्म यात्राएं थी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसंधान। अनुसंधान क्या था, देखिए अशोक ने अपने राज्य में नए कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। ये थे प्रादेशिक, राजूक, युक्त। देखिए ये कर्मचारी पहले नहीं होते थे। अशोक के समय में ये नए राज्य कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, प्रादेशिक, राजूक और युक्त। इन राज्य कर्मचारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष है वो धर्म प्रचार के लिए जाना पड़ता था। ठीक है, तो प्रादेशिक, राजूक, युक्त प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए जाते थे। उनकी यही धर्म प्रचार की यात्राएं बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है, अनुसंधान कहलाती है। ठीक है, धम्म महामात्र। ठीक है, राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने एक नए पद का सृजन किया और वो था धम्म महामात्र। यानी धम्म महामात्रों की नियुक्ति कब की गई, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की गई। उन धम्म महामात्रों का क्या था, उनका काम था धर्म का या धम्म का प्रचार करना। ध्यान रखे अशोक के ये धम्म है न कि धर्म। ठीक है, अशोक के धम्म का प्रचार करना, उस प्रचार के अंदर वो लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, लोगों को दान देने के लिए प्रेरित करते थे, एक दूसरे से दया करने के लिए प्रेरित करते थे। जो लोग कारावास के अंदर है उनको छोड़ने के लिए या उनकी सज़ा कम करने के लिए, उन लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए लोगों को प्रेरित किया करते थे। तो ये सब कार्य किनके थे, धम्म महामात्रों के कार्य थे। एक प्रकार से जन कल्याणकारी कार्यों की रूपरेखा इनके द्वारा की जाती थी। ठीक है, अभिलेख देखिए अशोक भारतीय इतिहास का पहला शासक था जो अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा से जुड़ा था। उसको अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, ठीक है, ईरान के शासक रहे हैं दारा या डेरियस प्रथम, वहाँ से अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली। इतिहास में सबसे पहले दारा या डेरियस के द्वारा अभिलेख लिखे गए या लिखवाए गए थे। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। लेकिन पश्चिम उत्तर भारत पाकिस्तान के क्षेत्रों के अंदर मानसेरा और शहबाजगढ़ी के जो अभिलेख हैं वो ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख देख लिए, ये टोपरा हरियाणा के क्षेत्र है, वहाँ जो स्तंभ मिला उसको दिल्ली लाया गया फिरोज शाह के समय। तो ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख एक ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर 7 लेख एक ही स्तंभ पर अंकित है। देखिए ये 7 स्तंभ लेख अलग है, इन 7 स्तंभ लेखों पर एक एक स्तंभ पर एक एक बात लिखी गई है, लेकिन दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख एक ऐसा स्तंभ लेख है कि 7 बातों एक ही स्तंभ पर लिखी गई है। ठीक है, दूसरे और तीसरे अभिलेखों में एंटियोक्स द्वितीय का उल्लेख है। आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने बिंदुसार के बारे में विदेशी संबंधों में पढ़ा था कि बिंदुसार के दरबार में यूनानी या यवन शासक एंटियोक्स प्रथम, एंटियोक्स प्रथम का राजदूत डाइमेक्स आया था। यहाँ हम अशोक के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरे तीसरे अभिलेखों में क्या मिलता है, एंटियोक्स द्वितीय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसको मिली, जेम्स प्रिंसेप को। या अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। विदेशी राज्य देखिए, अशोक की विदेशी राज्यों से संबंधों की बात करें तो अशोक के धम्म से
श्रीलंका या ताम्रपर्णी के राजा इससे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने देवा नाम की एक उपाधि धारण की थी। और उन्होंने जब दूसरे राज्याभिषेक का आयोजन किया तो उन्होंने अशोक को वहाँ आमंत्रित किया, लेकिन वहाँ कौन गए? अशोक का पुत्र महेंद्र वहाँ गया था और वो बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर वहाँ गया था। और ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का श्री गणेश यहीं से हुआ था। ठीक है, इस प्रकार विदेशी संबंध में इनके स्थापित थे। इन्हीं शासन करते हुए या 40 साल तक शासन करने के पश्चात 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो जाती है। थोड़ी सी बात हम उसके उत्तराधिकारियों के बारे में करते हैं। देखिए, अशोक के पश्चात उसका साम्राज्य लगभग 50 साल तक चला था, लेकिन इस 50 साल तक के साम्राज्य के अंदर कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन लोगों की तरह स्थापित कर पाया हो। ठीक है, अशोक के बाद के शासकों में कुणाल है, जिसे अभिलेखों में धर्म विवर्धन कहा गया। मगध का शासक कुणाल माना गया। जबकि कश्मीर, ये जो कल्याण की रचना राजतरंगिणी है, उनके अनुसार जालोक है वो कश्मीर का शासक माना गया है। तिब्बती लेखक तारानाथ है, उनके अनुसार गांधार पर वीरसेन का शासक था। ठीक है, कुणाल है, उसके अंधा होने के कारण मगध का राज्य बाद में संप्रति के हाथ में आ गया। और इसी संप्रति शासक ने क्या किया? नागार्जुनी पहाड़ियाँ हैं, उनमें भी गुफाएं किसको दान दी थी? आजीविक संप्रदाय के लोगों को दान दी थी। यहाँ ध्यान ज़्यादा देखें कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और 185 ईसा पूर्व के अंदर मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया और शुंग साम्राज्य की स्थापना हो गई। धन्यवाद।